जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हर किसी के लिए शुभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के किसी एक भाव में बैठा हुआ वही ग्रह दूसरे के लिए अशुभ भी नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे यदि आप समझ गए तो आप ये पाओगे कि अभी तक हमने अपनी जन्म कुंडली का जो अध्ययन किया अथवा करवाया उसमें हमने क्या देखा, क्या प्राप्त हुआ हमको। मैं ये बात करने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के किसी एक घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसी दूसरे की कुंडली में अगर वही ग्रह सेम घर में बैठा है और सेम राशि में भी बैठा है तो वो एक के लिए शुभ हो सकता है और दूसरे के लिए अशुभ हो सकता है। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली हम दिखाते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में पर्टिकुलर इस भाव के अंदर बैठा हुआ ये ग्रह हमें तकलीफ दे रहा है या हमारे लिए विशेष शुभदायी है, लेकिन वहीं दूसरे की कुंडली में वही ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा होता है। आखिर ऐसा कैसे? इस बात को समझने के लिए मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो गहराई की बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं इसको समझिएगा। आज ये वीडियो उन दो लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जिनके पास जन्म कुंडलियां हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ हैं और कुंडलियां हैं उनके लिए भी, और जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है और उन्हें अपना वर्थ का टाइम भी नहीं पता। उन दोनों ही लोगों के लिए, उन दोनों ही तरह के व्यक्तियों के लिए ये वीडियो खास होगा, क्योंकि आप इस वीडियो से समझ पाओगे कि आपका ग्रह शुभ है अथवा अशुभ है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल को लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। मान लीजिए कुंडली के छठे घर के अंदर, 6 हाउस के अंदर राहु बैठे हों। अब ऐसे में ये राहु किसी की कुंडली के अंदर तो बहुत शुभ फल दे रहे होंगे, क्योंकि कहा गया है कि छठे घर में राहु शुभ फल प्रदान करते हैं, ऋण, रोग, शत्रुओं का शमन कर देते हैं। लेकिन किसी की कुंडली के अंदर इसी छठे घर में बैठे हुए राहु ऋण, रोग, शत्रु इनको बढ़ा देते हैं। अब ये जो मैंने बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो जन्म कुंडलियों में दो जातक अलग अलग हैं और दोनों जातकों की जन्म कुंडलियों के अंदर मैंने राहु को छठे घर के अंदर पाया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उनकी लगन अलग अलग होगी तो राहु अलग अलग राशियों में बैठे होंगे, पर मैं आपको यहां बता दूं कि दोनों ही तुला लगन के व्यक्ति हैं, तुला लगन के जातक हैं, और मीन राशि में छठे भाव में दोनों ही जातकों के राहु विराजमान है। अब एक जातक की मैं बात करूं तो जब राहु की महादशा उनके ऊपर आई तो उन्होंने राहु की महादशा में बहुत धन अर्जित किया, और सिर्फ धन ही नहीं, बड़े बड़े उच्च वर्ग के अधिकारियों के साथ उनका उठना बैठना हुआ। वहीं पर दूसरे जातक की यदि मैं चर्चा करूं तो जब राहु की दशा उन पर लगी तो उनका जीवन बहुत कष्टकारी रहा। राहु की संपूर्ण दशा उन्हें घर से बेघर कर देती है और जीवन में असहाय कष्ट प्रदान करती है। दोनों की ही लग्न तुला है, इस बात का स्मरण अवश्य रहे। दोनों की ही मीन राशि में छठे भाव में राहु बैठे हैं। अब एक के लिए शुभ और एक के लिए अशुभ कैसे हो गए, तो अब यहां पर जो पॉइंट है उसको समझिएगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि कभी भी एक ग्रह को लेकर के जो आप फलादेश को समझते हैं कि मेरा ग्रह तो इस घर में बैठा है तो मेरा ग्रह तो मेरे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, आपने फलादेश को समझ लिया, ऐसा नहीं होता। जन्म कुंडली चलती है योग के ऊपर। योगों पर जन्म कुंडली के फल डिपेंड करते हैं कि वो फल शुभ आएंगे या अशुभ आएंगे। अब आप में से जितने भी जातकों के पास अपनी जन्म कुंडली या अपनी डेट ऑफ बर्थ है उनको तो पता है कि मेरी कुंडली के इस भाव में ये राहु बैठ करके बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं ये तो पता है, लेकिन वो शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे इसकी बहुत सारी गणनाएं की जाती हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने कर भी ली होंगी या सुनी भी होंगी अपने एस्ट्रोलॉजरों से, लेकिन बहुत सारे लोगों पर तो ये फलादेश सही बैठा होगा।
अगर किसी से कहा गया होगा कि आपका राहु शुभ है तो शुभ फल मिले होंगे, किसी को कहा गया होगा अशुभ है तो अशुभ फल मिले होंगे, लेकिन किसी को शुभ कहा गया होगा तो भी किसी किसी को अशुभ फल मिले होंगे। अब ऐसा कैसे? शुभ बताया, अशुभ फल मिला। और जिन लोगों के पास कुंडलियां नहीं है वो उस ग्रह को समझें कि वो ग्रह हमारे लिए शुभ है अशुभ है। कैसे समझेंगे? बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकली समझ में आएंगी सारी चीजें, विस्तार से बने रहिए। देखिए, क्योंकि हमने छठे भाव में राहु का उदाहरण लिया है, जो कि वहां पर राहु शुभ फल देते हैं, अधिकांश केस में ऐसा देखा गया है। तो छठे भाव का जब उदाहरण लेके चल रहे हैं हम, तो हम यहां पे देखेंगे कि राहु की जांच करनी है कि मेरे जन्म कुंडली के इस भाव में बैठे हुए राहु शुभ हैं अथवा अशुभ हैं। तो हमें उस घर से संबंधित और राहु से संबंधित चीजों को एक बार बारीकी में जाके जज करना पड़ेगा। अब जिनकी कुंडलियां नहीं है वो भी दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि आपके साथ ऐसा है। जितने लोगों के साथ है उनका राहु खराब है, और जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, उनका राहु अच्छा है। बिना कुंडली के पता लगा सकते हो। ऐसे ही अब आप देखो, छठे घर का हमने इस वीडियो में उदाहरण लिया है, तो छठे घर की बात करेंगे। छठा घर ननिहाल का होता है, ननसाल का होता है, नाना के घर का होता है, ठीक है ना, मामा के घर का होता है। छठा घर जॉब का होता है, नौकरी का होता है, ठीक है ना। यही छठा घर ऋण, रोग और शत्रु का होता है। यही छठा घर बैंक से लिए जाने वाले लोन का होता है, कर्जे का होता है। अब आप देखिए, अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु बैठे हैं तो अब आप फोकस करिए, आपने इस राहु को शुभ माना है अथवा अशुभ माना है, या जिनकी कुंडलियां नहीं है उनके राहु कैसे आपको पता चल जाएगा। अब राहु को अगर जांचना है तो पहले ये देखो कि आपका जो ननिहाल है, नाना का जो घर है, जिसमें मौसी भी होती हैं, मामा भी होते हैं, मामी भी होती हैं, नाना भी होते हैं, नानी भी होती हैं। अब आप देखिए, क्या इस परिवार का सुख आपको मिला? यदि आपको ननिहाल का सुख प्राप्त हुआ है, उनके साथ संबंध आपके मधुर रहे हैं, आपका आना जाना ननिहाल पक्ष में रहा है, तो आपके राहु छठे भाव के अंदर शुभ फल के अंदर है। आपका छठा घर भी जो है वो भी शुभ हो रहा है, क्योंकि छठे घर को अगर राहु नहीं बिगाड़ रहे तो इन सब का सुख आपको मिलेगा। और राहु बिगाड़ रहे हैं छठे भाव के फल को, तो यहां पर आपको नाना का सुख, स्पेशली नाना जी का सुख आपको कम प्राप्त होगा। हो सकता है आपने नाना को देखा ही ना हो। इसी के साथ यदि आप विवाहित हैं तो आप जज करके देखिएगा कि आपके ससुर जी, अगर आपका राहु शुभ है तो आपको आपके ससुर का सुख प्राप्त होगा, उनके साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे। वहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ है तो आपके ससुर का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त होगा भी तो वो ससुर जी आपके कष्ट में होंगे या उनके साथ संबंध आपके खराब रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। छठे भाव के अंदर यदि राहु विराजमान है तो आप देखिएगा कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी नौकरियां बदली हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हो और बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी नौकरी बदलनी पड़ जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। और वहीं आपकी नौकरी लंबे समय तक चलती है, और जब नौकरी छोड़ने की या तब जब नौकरी बदलने की बात आती है, जॉब बदलने की बात आती है, तो आपके बॉस आपको कहते हैं भाई हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आप रुक जाओ। तो ये शुभ राहु है और छठे घर को पॉजिटिव बना के बैठे हुए हैं राहु देवता। इसी तरह से यदि आप देखो कि आपके परिवार में दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा है, किसी ना किसी पर दवाई का खर्चा होता ही रहता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगते ही रहते हैं, तो राहु आपका खराब है और छठे घर के अंदर वो खराब फल प्रकट कर रहा है। वहीं यदि दवाइयों पर खर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है और स्वयं आप भी स्वस्थ रहते हैं, तो फिर मान लीजिएगा आपके राहु शुभ फल के अंदर है। इसी तरह से यदि हम ये देखें कि हमारे पास किसी का कोई विशेष कर्जा नहीं है, व्यापार में व्यक्ति कर्जा लेता है वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप अपने आप को वैसा कर्जदार नहीं मानते कि मैं कर्जे में फंसा हुआ हूं, डूबा हुआ हूं, तो आपके राहु छठे भाव के अंदर शुभ फल में है। अगर आप अपने आप को बहुत कर्जदार मानते हो, आप कर्जे में डूबे हुए हो,
कर्जा निकाल नहीं पाते हो, नया कर्जा आप पे चढ़ जाता है, तो आपके जो राहु हैं वो छठे भाव के अंदर आपको अशुभ फल दे रहे हैं। और समझिए बारीकी से, यदि आप जीवन के अंदर बहुत निराश हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं पैसा पैदा करता हूं वो पानी की तरह बह जाता है, मेरा पैसा बेकार की चीजों में चला जाता है, अदालतों में, केस में, कोर्ट कचहरी में और रोगों पर, दवाइयों में, डॉक्टरों पर मेरा खर्चा बहुत अधिक हो रहा है, तो समझ लीजिए छठे भाव के अंदर आपका राहु अशुभ है। और इसके विपरीत यदि ये सब नहीं हो रहा है तो आपके राहु छठे भाव में शुभ फल प्रदान आपको कर रहे हैं। अब देखिए कितनी बारीकी से, अब कुंडली में ये ग्रह आपका अशुभ है अथवा शुभ है, कितनी आसानी से आप जज कर सकते हो, ठीक है ना। और आप देखो कि कुंडली नहीं भी है तो भी दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए। मैंने जैसे कहा नाना का सुख, ननिहाल का सुख, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है आपके ससुर जी का सुख, इनसे आप पकड़ सकते हो कि आपका राहु शुभ है अथवा अशुभ है। दोस्तों, इन बारीकियों को पकड़ने के बाद ही आप किसी जजमेंट पर पहुंचिए कि आपका पर्टिकुलर ये राहु ग्रह शुभ फल आपको प्रदान कर रहा है कि नहीं। और इसमें एक और चीज, जिनके पास कुंडलियां हैं, जिनके पास जन्म कुंडली है, वो विशेष करके देखें कि जब भी राहु की महादशा उन पर आई तो वो दशा कैसी गई, ये देखें। जिन पर राहु की दशा नहीं भी आई है वो देखें कि जब भी राहु की अंतर्दशा आती है, जब राहु की प्रत्यंतर दशा आती है तो कैसी जाती है। यहां से आपको पता चल जाएगा आपके राहु शुभ है अथवा अशुभ है। अगर किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा में भी अगर वो ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है तो निश्चित हो गया कि वो ग्रह खराब है। तो इस प्रकार से आप पहले ग्रह को तोलिए, इस तरह से नहीं कि कुंडली में ये ग्रह यहां बैठता है तो शुभ ही फल देगा, नहीं। प्रैक्टिकल से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, आप प्रैक्टिकली उस चीज को पकड़िए। अब मान लीजिए कि राहु छठे घर के अंदर बैठ के आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। मैं यहां पर एक उपाय दे देता हूं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि उपाय नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए उपाय देके जाऊंगा। तो छठे भाव के अंदर यदि राहु अशुभ फल प्रदान कर रहे हों तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। और उपाय यह रहेगा कि जौ लीजिएगा 600 ग्राम, और 600 ग्राम जौ लेकर के उनको गौमूत्र का छिड़काव करके, गौमूत्र छिड़क के उसके ऊपर, अब गौमूत्र ना पतंजलि से भी मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मेट्रो शहरों में मिलता नहीं है, मेट्रो सिटियों में मिलता नहीं है, तो आप पतंजलि वगैरह से ले सकते हैं। तो गौमूत्र छिड़क के, गौमूत्र में हल्का सा भिगोकर जौ को, उसके बाद इन जौ को आप बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए शनिवार के दिन। इस उपाय को आप 6 शनिवार कर दीजिएगा लगातार, और हर 3-3 महीने के गैप के बाद करते जाइएगा। छठे घर के राहु आपको शुभ फल प्रदान करने लग जाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठे हैं ये मेरे को बताइएगा, तो मैं आगे उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।